सकती। आज त्राहिमाम हो रहा है, 100 से ज्यादा लोग मर गए, फसलें बर्बाद होगी, लाखों पशु मारे गए, लोगों की फसल बर्बाद होगी। न कोई गिरदावरी की बात है, न मुआवजे की बात है। हजारों लोग बेघर हो गए। नेता प्रतिपक्ष जूली जी के नेतृत्व में हमारे विधायकों ने इतनी शानदार तरीके से किसान की बाढ़ से जो तबाही हुई है, अतिवृष्टि से तबाही हुई, उसका मुद्दा उठाया। जो 7 बच्चे सिस्टम की लापरवाही से मौत हो गई, यानी सिस्टम ने, सरकार ने एक तरीके से हत्या कर दी उनकी, लापरवाही रख करके उनके श्रद्धांजलि नहीं दे रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर इनसे संभल नहीं रहा है। मुख्यमंत्री आकर के और 1 घंटा बैठ के चले जाते हैं, एक विषय के ऊपर इंटरवेन नहीं कर सकते हैं। केवल एक शिक्षक अगर ये कहता है कि टेस्ट किस बात का लें, अभी तक तो पाठ्य पुस्तकें ही उपलब्ध नहीं हुई, तो उस शिक्षक को एपीओ करके उसको प्रताड़ित किया जाता है। जो हालात इस प्रदेश के बने हुए हैं, हमारा मुख्यमंत्री अतिवृष्टि के समय बाढ़ के हालात पूरे प्रदेश में 15 जिलों में बने हुए हैं, और हमारा मुख्यमंत्री 6-6 घंटे तक सारी ब्यूरोक्रेसी को, टॉप ब्यूरोक्रेसी से लेकर के जिले के जिला कलेक्टर और तमाम संभागीय आयुक्त और सभी विभागों के जो प्रमुख शासन सचिव उनको बैठा करके जो 6-6 घंटे भाषण देते हैं कि मेरे दादा ने ये किया, मेरे दादा ने ये किया, मेरे दादा ने ये किया। आप मुख्यमंत्री हो, आप क्या कर रहे हो वो ये बताइए। जिस वक्त आप 6 घंटे तक अपने अनावश्यक भाषणबाजी कर रहे हैं, वहां पर लोग बाग हमें बताते हैं, अधिकारी, कि साहब हम तो सेरोडोनिन लेके जाते हैं, बीच में पानी के साथ में एक सेरोडोनिन ले देते हैं जब मुख्यमंत्री जी अनावश्यक बातें करते हैं, मुद्दे की बात नहीं करते। अधिकारियों को पूछा ही नहीं जाता फील्ड की व्यवस्था क्या है। मंत्रियों को कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। मंत्री अपने प्रभार जिले में जाकर के ये बात नहीं कर पा रहे हैं कि आपके यहां पर कितनी सड़कें टूट गई, क्या हालत हो गई, कितना फसल बर्बाद हो गई। 100 मौतें, इनका कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी कह रहा है कि 100 से ज्यादा मौतें हो गई इस अतिवृष्टि के कारण से, बाढ़ के हालात के कारण से। कोई जवाब नहीं मुख्यमंत्री का, एक संवेदना का ट्वीट भी नहीं कर सकते हो। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का क्या हो सकता है। आपने देखा होगा किस तरीके से विपक्ष की एक बात का जवाब नहीं दे सकते, और हद तो तब हो गई जब संवैधानिक कुर्सी पे बैठा हुआ हमारा स्पीकर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के चुंगल में फंस करके और विपक्ष की आवाज को दबाने का काम करता है, और सरकार को निकम्मी, सरकार को जवाबदारी तय करने से बचाने का काम करता है। तो उसके बाद में फिर सवाल उठता है कि जनता की आवाज कौन उठाएगा सरकार तक, और उनके लोगों की पीड़ाओं को हरने का काम कैसे होगा। ये सारी की सारी चीजें जो है वो हो रही हैं, आप सबके सामने हैं। अभी अभी मैंने सुना है कि मदन राठौड़ साहब ने, दिल्ली से एक पर्ची आई, मोदी जी की फोटो आई, एक पंपलेट आया कि आपका इसको वाचन करना है और मोदी जी की जय जयकार करनी है। ये तो कर ही रहे हो ना, 2.25 साल से, 11 साल से कर रहे हैं बीजेपी के लोग और आरएसएस के लोग। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, 11 साल इस जीएसटी को लगा करके आपने इस देश की जनता को लूटने का काम किया है, और अब जब आपका समय आ गया कि ये कार्यकाल आप 5 साल पूरा नहीं कर सकते, राहुल गांधी ने आपकी चोरी, वोट की चोरी पकड़ ली और पूरा देश उठ खड़ा हुआ कि मोदी सरकार जनता के लिए नहीं, अपनी केवल सत्ता की कुर्सी बचाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का काम कर रही है। तो ऊंट के मुंह में जीरा जितनी राहत देकर के और पीठ थपथपा रहे हैं पर्चियों के आधार के ऊपर। आज 2.25 साल से मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जनता के, मीडिया के सवाल आप कब लेंगे। आप आते हैं, पर्ची पढ़ के चले जाते हैं। इस पर्ची सिस्टम ने राजस्थान को बर्बाद कर दिया। राजस्थान के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई काम करने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार इतनी इस कदर से हावी है, और इन्होंने अनर्गल बयानबाजी कर करके राजस्थान की छवि का भट्ठा बैठा दिया। सब चोर हैं, पहले तो कहते थे कांग्रेसी चोर हैं,
अब कह रहे जो दिव्यांग लग गए वो भी सारे फर्जी हैं, तलाक से लग गए हमारी माताएं बहनें वो भी सारी फर्जी हैं, शिक्षक भी सारे फर्जी हैं, थानेदार भी सारे फर्जी हैं। अरे फर्जी है कर्मचारी कितने हैं नहीं है, तुम्हारा काम क्या था 2 साल तक पकड़ते जो फर्जी हैं, लेकिन सही जो व्यक्ति लगे हैं उनको आप बदनाम कर रहे हो, इस प्रदेश की साख के बट्टा लगा रहे हो आप, जबकि सही बात यह है कि फर्जी है पर्ची, और पर्ची के साथ बने हुए तमाम वो लोग जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं, इस प्रदेश का कोई सार संभाल नहीं कर पा रहे हैं, लोगों की आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं, वो लोग फर्जी है। ये मैं कहना चाहता हूं, तो आप कोई बात हो तो आप बताएं। जीएसटी रिफॉर्म्स के ऊपर ये कहा जा रहा है कि मध्यम वर्गीय परिवारों को बहुत भारी मेरी इसमें बहुत बड़ी आपत्ति है। पहली बात तो 11 साल तक किसने लूटा? मोदी जी ने लूटा, मोदी जी की सरकार ने लूटा, एक बात। दूसरी बात, जीएसटी काउंसिल ही अधिकृत है कोई भी निर्णय लेने के लिए। देश के प्रधानमंत्री ने सस्ती लोकप्रियता के लिए और जीएसटी काउंसिल का निर्णय लाल किले से बोल करके उसको डिस्क्लोज कर दिया, सारे व्यापारियों को पता लग गया क्या होना है। तो कितना बड़ा घोटाला हुआ होगा आप अंदाज लगा सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर पे झूठ बोला, देश के प्रधानमंत्री जी ने जो बालाकोट था उस टाइम चुनाव में अपनी सत्ता लूटने के लिए देश के लोगों को सेना के शौर्य के पीछे छुप करके और सत्ता लूट ली, और अब तो वोट चोरी से सत्ता लूट ली। और अब जब कलैयां खुलने लगी और पूरे देश में ये कहने लगे कि मोदी सरकार वोट चोरी से बनी है, लूट रही है, भ्रष्टाचार का आलम है चारों तरफ, कोई इनकी कोई जनता से वास्ता नहीं है, ये 5 साल पूरा नहीं करेंगे, तो एक ऊंट के मुंह में जीरे जितनी बात की है, इसका वास्तव में कितना लाभ मिलेगा? ये सरकार 5 साल दिल्ली की नहीं चलेगी जिस तरीके से ये आनंद फानंद में निर्णय करे। ये छींटे दिए गए हैं कि अध्यक्ष में आरएसएस हमारे खिलाफ नहीं बोले, ये छींटे दिए गए हैं कि अलायंस वाले जो है वो हमको छोड़ के नहीं जाएं, ये छींटे दिए गए हैं कि अब जब हमारी वोट की चोरी पकड़ ली गई तो ये सरकार जा भी सकती है। तो उन संभावनाओं के ऊपर स्पीड ब्रेकर लगाने के लिए किया गया है। लेकिन जो जनता की गाड़ी तेज चल गई, इनके खिलाफ जो आंदोलन खड़ा कर दिया राहुल गांधी जी ने और इंडिया अलायंस के लोगों ने, तो अब ये स्पीड ब्रेकर से रुकने वाली नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मोदी जी 11 साल लूटने की जिम्मेदारी लीजिए, उसके बाद में इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की पर्चियां स्टेट्स में भिजवाइए, वरना कोई नहीं सुनने वाला आपकी बात। सब एक शिक्षा मंत्री आज सुबह स्कूल का अचूक निरीक्षण करने पहुंचे थे, तो वहां एक स्थिति देखने को मिली कि देश के पहले प्रधानमंत्री का नाम तो बच्चों को याद था, पर जब शिक्षा मंत्री ने पूछा कि वर्तमान प्रधानमंत्री का क्या नाम, तो बच्चे बता नहीं। वो शिक्षा मंत्री का भी नहीं बता पाते, राजस्थान का शिक्षा मंत्री कौन है वो नहीं बता पाते, वो मुख्यमंत्री का नहीं बता पाते, क्योंकि पर्चियां याद थोड़ी रहती है। बच्चों को तो सामान्य ज्ञान जो होना चाहिए वो होना चाहिए। इनको तो आप बताइए कि एक शिक्षक ने एक आवाज उठा दी सीकर में कि साहब हम किसकी परीक्षा लें, टेस्ट काय का लें, पाठ्य पुस्तकें नहीं मिली, उसको एपीओ कर दिया। तो मतलब उस शिक्षा मंत्री के बारे में क्या जवाब दूं मैं, बताओ। मैं तो कहता हूं इसी को रखो और उसके बाद में चुनाव लड़ो, पता लग जाए कि क्या होने वाला है। ओके, आ जाएं जूली जी मेरी जगह। विधानसभा चल रही है, आप नजर नहीं आ रहे? आपको नजर नहीं आ रहा? मैं आपको नजर नहीं आ रहा? विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में जो खाट खड़ी कर रखी है सत्ता पक्ष की, उससे आप संतुष्ट नहीं है? निलंबन की समाप्ति के बाद भी आप सदन में नहीं जा रहे। स्पीकर ने जो टिप्पणी की थी व्यक्तिगत, क्या आपसे आते हैं कोर्ट में मामला है, क्या वजह क्या है? मैं स्पीकर साहब के लिए क्या कहूं, वो संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार कर रहे हैं। वो अपनी जिम्मेदारी जो उस स्पीकर के पोस्ट की होती है उसको निभाने में कोताहीता बरत रहे हैं। और मुझे लगता है कि पार्टी इस बात के ऊपर गंभीरता के साथ में जब बजट सत्र आएगा तो विचार करेगी कि क्यों नहीं इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले जाए कि ये पारदर्शिता के साथ में
काम नहीं करके प्रतिपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं और सत्ता पक्ष को जिम्मेदारियों के सवालों का उत्तर देने से बचाना चाहते हैं। इस पे भी बात हम लोग विचार करेंगे गंभीरता के साथ। अविश्वास प्रस्ताव कब लाएंगे आपने बात की? देखिए 14 दिन का समय होता है, इसलिए लाएंगे नहीं लाएंगे मैं आज नहीं कह सकता, ये बड़ा विषय है। लेकिन जो उनका रवैया है अब तक का, उसमें 50 ऐसे कारण हैं हमारे पास में कि वो पारदर्शिता नहीं रख रहे हैं, वो सत्ता पक्ष के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर अपने व्यवहार में वो सुधार नहीं लाएंगे तो कांग्रेस पार्टी विधायक दल के हमारे नेता से, विधायकों से, पार्टी के प्रमुख लोगों से, सीनियर्स से सबसे बात करके इस बात का भी ऊपर गंभीरता के साथ में सोचेगी कि क्यों नहीं उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, प्रतिपक्ष की आवाज को दबाने और पारदर्शिता नहीं रखने के लिए। ठीक है, क्या नहीं पार्टी विचार कर रही है यार, लेना है कुछ इधर कर देता थोड़ा बस। वैसे तो बोल दिया जोली जी, आपके प्रदेश अध्यक्ष गणगढ़ विधायक ने कहा है कि हम अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर के खिलाफ लाने पर विचार कर रहे हैं। देखिए, पार्टी जो भी निर्णय लेगी, पार्टी जो निर्णय लेगी सब लोग मिलके उसको तय करेंगे। और जहां तक विधानसभा में जिस प्रकार का रवैया सत्ता पक्ष का और आसन का रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को अपनी बात कहने से रोक रहे हैं। आज भी आप लोगों ने देखा होगा, सुबह से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसानों के लिए, प्रदेश के आम आवाम के लिए। 193 लोगों की मृत्यु हो चुकी है इस बरसात की वजह से। किसानों के खेतों के अंदर पानी भरा हुआ है, लोगों के मकानों के अंदर पानी भरा हुआ है, लोगों के मकान गिर रहे हैं, बच्चों के स्कूल गिर रहे हैं, जनता की सड़कें टूट चुकी हैं, लोगों को बिजली नहीं मिल रही है। इन हालातों के अंदर अगर विधानसभा में हम अपनी बात कहें और उसको नहीं सुना जाए और सरकार जो जवाब दे, वो मंत्री जी ये तो कह रहे हैं कि बरसात जो है विशेष हुई है, और जब हम कह रहे हैं पैकेज भी विशेष होना चाहिए, उस पर जवाब नहीं दे रहे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के नॉर्म्स की बात करते हैं। जो उन्होंने सहायता की बात की है, मैं समझता हूं 5-7% सहायता की बात वो कर रहे हैं नॉर्म्स के अनुसार। उसके अलावा अगर बात करें तो वो तो अलग है। तो जितनी होनी चाहिए वो भी आप नहीं कर पाए हो। 2-2 महीने बरसात होते हुए हो गया, आप कह रहे हो गिरदावरी हम करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी मीटिंगें ले रहे हैं 6-6 घंटे की, और निर्देश दे रहे हैं कि हम विशेष गिरदावरी कराएंगे। तो कब कराओगे भाई? आपके ज्यादातर कलेक्टर तो फील्ड में ही नहीं गए, मौके पे ही नहीं गए, उनको पता ही नहीं है हो क्या रहा है। कलेक्टरों ने एसडीएम को कह दिया, एसडीएम ने तहसीलदार को कह दिया, तहसीलदार घर बैठे। यानी कोई शासन प्रशासन के आदेश ही नहीं मान रहा, नीचे वाले मान कर रहे हैं आपके आदेश। ये हालत राजस्थान के अंदर हो गई है। हमारी सरकार थी, तुरंत गिरदावरी होती थी, तुरंत मुआवजा किसानों घोषित होता था, तुरंत मदद होती थी। मैं प्रभारी मंत्री था 12 में बारिश आई, तुरंत मुझे उसी दिन भेजा गया कि आप प्रभारी मंत्री आप वहां जाइए। मैं वहां गया, मौके पे वहां सीएम साहब ने बात की जनता से। तो ये थी सरकार, ये थी मॉनिटरिंग, ये था काम। आज कोई काम कर रहे हैं ये लोग? मुख्यमंत्री सिर्फ जो है मोदी जी की बड़ाई करनी है। तो आज मैं समझता हूं मुख्यमंत्री बनने के बाद में दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। एक तो पहले दी थी जिसमें 8 क्वेश्चन आप लोगों को लिख के दिए थे कि 8 ही पूछने, और आज ये दूसरी है जो सिर्फ प्रेस ब्रीफिंग की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। जी ने तो पहले ही दिन कह दिया था कि 2 स्लैब होनी चाहिए। तो राहुल गांधी जी की जो बात मानी उसके लिए तो मैं धन्यवाद देता हूं इस सरकार को। देर आए दुरुस्त आए, लास्ट में माननी राहुल गांधी जी की पड़ेगी। आप जातिगत जनगणना की बात उनकी मानी, और अब ये जीएसटी की बात मानी, और वोट चोरी का भी खुलासा बहुत जल्दी होगा। ये बात मैं कहना चाहूंगा।
जूली जी, आप कह रहे हो कि आपको सदन में अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दे रही सरकार। सरकार के जो प्रतिनिधि है, मंत्री जो है, वो बाहर आके ये कह रहे हैं कि विपक्ष अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा, भाग रहा है सदन छोड़ के। अरे हम तो जान बचा के भाग रहे हैं, इनके मंत्री तो हमें मारने दौड़ रहे हैं। आपने नहीं देखा? बिल्कुल सेम। आपने नहीं देखा? यानी इतना घमंड, इतना अहंकार सत्ता के मंत्रियों को किस चीज का है भाई? वही जनता ने उनको चुन के भेजा है, वही हमको भेजा है। हम 20-25 कम रह गए जो इधर बैठ गए, वो 20-25 ज्यादा आ गए तो उधर बैठ गए। इससे ज्यादा तो अंतर कोई है नहीं। वही जनता है जो चुन के भेजती है। घमंड नहीं करना चाहिए। ये सरकार घमंड में है, उड़न खटोला सरकार है। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतर रहे, रोजाना दिल्ली दिल्ली दिल्ली, और अब तो मंत्री भी जो हेलीकॉप्टर में चक्कर लगा रहे हैं। ऊपर ऊपर हवाई सर्वे हो रहा है, जनता नीचे दलदल में धस रही है, उस पर कोई नजर नहीं है। सर, अंदर सदन में आपकी लाइन अलग है, राजेंद्र पारिक ने कोचिंग वाले बिल पर अलग लाइन पे बोला, उस पर क्या कहेंगे? आप तो कह रहे हैं एकजुट है, एक लाइन पे है। नहीं, वो उनके पर्सनल विचार होंगे, पार्टी की लाइन नहीं है वो। पार्टी का विरोध है इस बिल से, क्योंकि जो गाइडलाइन है, भारत सरकार ने जो एक पूरा सर्वे किया था अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से, यूनिवर्सिटीज के माध्यम से, डिपार्टमेंट्स के माध्यम से, उसमें यह तय किया गया था कि 10वीं क्लास और 16 साल इससे कम उम्र के बच्चों को कोचिंग नहीं होनी चाहिए। वो सरकार कर रही थी, उस पर हमारा ऐतराज है। जो कोचिंग को छूट दी उस पर हमारा ऐतराज था, कोचिंग की संख्या में जो छूट दी उस पर ऐतराज था। और पूरा बिल जिस प्रकार से लाया गया है वो ऐसा लाया गया है कि कोचिंग को ये लोग राहत देने का काम कर रहे हो, न कि जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं उनको, और जो अभिभावकों की जेब काटी जा रही है उसको। तो उसको लेकर हमारा विरोध था। वो पार्टी लाइन से अलग पारिक जी ने अपनी बात रखी है, वो पार्टी का कोई उससे सरोकार नहीं है, उनकी व्यक्तिगत बात हो सकती है। रिम्स की बात की गई, रिम्स की तरफ से रिम्स बनाया जाए। हाँ, तो ये उसी तर्ज पे है कि राजीव गांधी एक्सीलेंसी स्कॉलरशिप का नाम बदल के विवेकानंद स्कॉलरशिप कर दिया जाए, या जो हमारा और जो 20 योजनाएं हैं जिनका नाम बदल के इनने किया है। मैंने कल विधानसभा में भी कहा था माननीय मंत्री जी से कि आप रिम्स बना रहे हैं तो रिम्स की संस्था कहां बनेगी ये बता दीजिए, या RUHS पे आपको बोर्ड लगाना है तो वो बता दीजिए। क्योंकि पिछले बजट में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी 750 करोड़ रुपए वहां लगाने की। उस 750 करोड़ में से एक फूटी कौड़ी तो लगी नहीं आज तक। अब वो क्योंकि जवाब देना पड़ेगा इसलिए नया फंडा ले आए कि अब इसको रिम्स बनाएंगे। तो वो सिर्फ गुमराह करने की बात है। मुझे खुशी होगी एम्स की तर्ज पे रिम्स बनाए, अपनी अलग संस्थान, अलग बिल्डिंग बनाए। हमारे बनाए हुए को नाम क्यों बदल रहे हैं? IPD टावर तो बना नहीं पा रहे। IPD टावर जो इतनी महत्वपूर्ण योजना थी हमारी सरकार की, उसको तो ये लोग पूरा नहीं कर पा रहे। और तो और इनके पास RGHS और चिरंजीव योजना के लिए फंड नहीं है, तो ये बात तो कर रहे हैं रिम्स की। कहां से करेंगे ये बता दें। 5-5 महीने से ट्रेजरी के अंदर बिल इनके पास नहीं हो रहे, तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, बात कर रहे हैं रिम्स बनाने की। अच्छी बात है। कोचिंग वाले पे एक बात मैं भी कहूँगा, कोचिंग वाले पे एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि सर कहूँ, पहली बात तो नेता प्रतिपक्ष के बोलने के बाद में किसी भी हमारी पार्टी के माननीय सदस्य को कायदा नहीं होता है कि वो उनकी बात के इतर कोई बात कहे। पारिक साहब बहुत वरिष्ठ हैं, सम्माननीय हैं, लेकिन उनको कल अपने व्यक्तिगत विचार पार्टी से इतर जाकर के नहीं कहने चाहिए थे, ये ऐसा मेरा मानना है। सर, उन्होंने लाइन। दूसरी बात, आप कह रहे 14 साल होनी चाहिए। इस सरकार ने आते ही 5 साल में पहली क्लास में प्रवेश करने की हमारी शर्त थी, इन्होंने 6 कर दिया। 12वीं से पहले कोई कोचिंग नहीं होती, स्कूली शिक्षा होती है। उसके बाद में डॉक्टर, इंजीनियर, IIT जो बनना है बाद में बनता है। तो 6 साल का एडमिशन करेगा और 12वीं तक स्कूली शिक्षा ग्रहण करेगा, फिर कोई न कोई सेक्टर में जाएगा तो उसके लिए कोचिंग लेगा, प्रोफेशनल किसी भी के लिए। तो 12 + 6 18, 14 का मतलब हो गया कि वो 8वीं पास करते ही कोचिंग में जाए। 8 6 14। तो 8वीं के बाद में ऐसी कौन सी कोचिंग बन गई कि वो 12वीं करने से पहले डॉक्टर की जो है टेस्ट दे देगा, नीट या JEE दे देगा। इसका मतलब वो स्कूल में फर्जी हाजिरी दिखा रहा है और कोचिंग के नाम से पैसे लूट रहा है। तो इस बिल का नाम है कोचिंग के नियंत्रण और
रेगुलराइजेशन, ठीक है। ये नहीं है कि कोचिंग कैसे फले फूले और इसके लिए हम जितनी पेनल्टी कम कर दें, उनको उम्र की छूट दे दें, फिर तो सरकार को यही लिख देना चाहिए कि बेटे को जन्मते ही कोचिंग में जाना है और मर जाए जितनी कोचिंग कराओ, कोई स्कूली शिक्षा सब खत्म है। इन्होंने आरटी का मजाक उड़ाया सरकार ने, हम लोग इसकी निंदा करते हैं। ये कतई ये बिल नहीं ला पाएंगे। इसका मतलब तो उन्होंने चोरी की उसको परमिशन दे दी कि आप 9वीं क्लास से 10वीं क्लास, 11वीं क्लास, 12वीं आपको स्कूली शिक्षा नहीं लेकर के स्कूलों में फर्जी नाम लिखाने हैं और कोचिंग लेनी है। तो मैं समझता हूं कि ये किसी भी तरीके से व्यवहारिक नहीं है। ये मैं कहना चाहता हूं इस कोचिंग वाले बिल में। ठीक है, बताओ।